क्या देखो फिर से लाल है चलिए, विनोद कुमार शुक्ल, इसके चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, बहुत ये जो लेखक हैं बहुत आसान भाषा में लिखने का काम करते हैं। एक से डालो लगा लेने से कम सुनता है। तो आप प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। ये देखिए, बहुत सारे कवियों का आपने कविता पढ़ा है, बहुत कठिन कठिन भाषा में लिखा जाता है। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि जो आपको समझ से बहुत बाहर है, लेकिन इनका एक खासियत है कि ये बहुत सरल भाषा में रचना करते हैं। ऐसा भाषा में रचना करते हैं कि लोग जब इनका रचना पढ़े तो उनको डिक्शनरी का जरूरत ना पड़े। ठीक है, अलग से शब्दकोश देखना नहीं पड़ेगा, इतना आसान भाषा में लिखते हैं। तो सबसे पहले विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करिए। विनोद कुमार शुक्ल जन्म याद रखेंगे 1 जनवरी 1937 ईस्वी। ठीक है, और जन्म स्थान है राजनांद गांव, छत्तीसगढ़। और ये निवास अगर देखा जाए, जन्म तो हुआ यहाँ पर राजनांद गांव में, लेकिन इनका निवास स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। यानी कि वो रहने के लिए रायपुर चले गए होंगे। ये चीजें आप याद रखेंगे। वृत्ति में याद रखेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है ना, निराला एसोसिएट प्रोफेसर, एक तो वो काम किया इन्होंने। इसके बाद निराला सृजन पीठ में जून 1994 से लेके जून 1996 तक जो है अतिथि साहित्यकार रहे। यानी कि साहित्यकार का काम किया इन्होंने निराला सृजन पीठ के अंदर। ठीक है, इसके बाद है आपका जन सम्मान। कौन कौन सा सम्मान इन्हें मिल चुका है वो देखिए। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 ईस्वी में इनको मिला। इसके बाद है दयावती मोदी। ठीक है, कवि शेखर सम्मान 1997 में मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1999 में। इसके बाद कृतियां मतलब कौन कौन सा रचना इन्होंने किया, जो प्रमुख रचना है उसका नाम समझिए। कृतियां में है पहला कविता संग्रह है जिसका नाम है लगभग जय हिंद। जय हिंद नहीं, लगभग जय हिंद। ये पहचान सीरीज के अंतर्गत जो है 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो पूछेगा लगभग जय हिंद किसके द्वारा लिखा गया है और कब प्रकाशित हुआ, तो आप बता सकते हैं। दूसरा जो इनका रचना है उसका नाम है वह आदमी है ना, नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो रचना है 1981 में प्रकाशित हुआ था। अगला रचना का नाम है सब कुछ होना बचा रहेगा। ये 1992 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है कि अतिरिक्त नहीं, ये 2001 में प्रकाशित हुआ। ये सभी कविता संकलन है। ये सारे बुक अभी ऊपर के जितने भी आपने सुना है वो सभी कविता का बुक है। अब नीचे देखिए अगला, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, सभी उपन्यास है। ये सारे क्या है, उपन्यास। अब कहानी कौन कौन सी देखिए, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, ये 2 कहानी संग्रह के नाम है। विशेष इनके बारे में कुछ जानिए। देखिए क्या लिखा है, उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद। इनका ऐसा उपन्यास हुआ है कि कई सारे भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया है। कुछ तो ऐसा भी इनका बुक है जो विदेशी भाषा में भी अनुवाद किया गया है, यानी कि विदेशी लोग भी उनको पढ़ने का कोशिश किए हैं। इसके बाद है इतालवी भाषा में इनकी कहानियों की, जो इतालवी का मतलब है जो इटली में शायद चलता होगा, एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में इनका जो एक किताब है जिसका नाम है पेड़ पर कमरा, उसका अनुवाद हुआ है। इसके बाद नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा, ठीक है, फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। मनी कौल कोई निर्माता रहे होंगे हिंदी के या फिर किसी भी चीज के, तो वो फिल्म का भी निर्माण किए हैं नौकर की कमीज नाटक के ऊपर। अब इनके बारे में जानिए कुछ विशेष जानकारी। आपके क्वेश्चन ज्यादातर इतना सही आएगा। आगे जो क्वेश्चन आगे जो पढ़ेंगे उसमें आ भी सकता नहीं आ सकता है, ध्यान से पढ़िए फास्ट में। 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। तो पूछिए कब सामने आए, तो 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में। 7वें-8वें दशक का मतलब है कि जो है 1970-1980 के आसपास ये आए थे लेखक के क्षेत्र में। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उसकी 2
एक कहानियां भी सामने आई थी, एक दो कहानी भी उन्होंने लिखने का काम किया उस टाइम पर। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, है ना। अपने उपन्यास के कारण उन्होंने सुधीर्जों का ध्यान न्यारेपन, जटिल अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीर्जों का ध्यान आकृष्ट किया। जो सुधीर्ज मतलब जो धैर्यवान लोग हैं उसको अपने पक्ष में करने का काम किया। अपनी रचनाओं में वे जो है आपाद मस्तक, मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे। मतलब अद्वितीय मतलब होता है कि इसके जैसा रचना नहीं था किसी का। इसका मतलब यह नहीं है कि सबका रचना खराब था, इनका रचना अलग था, ठीक है। किंतु यह विशेषता जो है, याद रखेंगे, निरायास और कहीं से भी ओढ़ी या थोपी गई नहीं थी। ऐसा नहीं कि मतलब इनका जो रचना है कहीं से थोपी गई नहीं थी या कहीं से चुराई गई नहीं थी। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी। इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। इनका जो रचना था इनके अपना खासियत का ही प्रमाण था, ऐसा समझ सकते हैं। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता, अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई हैं। बहुमुखी मतलब होता है बहुत सारे विद्याओं में निपुण। तो देखिए, कविता भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं। वह इतनी संश्लिष्ट, जैविक, आवश्यक और सरल है कि उनकी, है ना, नकल नहीं की जा सकती। कविता और कथा दोनों ही विधा में जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे मुंह के बल बालू पर गिरे। मतलब इनका कोई कॉपी नहीं कर सकते, ये सीधा समझ लीजिए। मुंह के बल बालू पर गिरने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं कर पाए, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार हैं, यानी कि कविता भी लिखते हैं और कथा भी लिखते हैं। दोनों ही विधाओं में उनका अवदान अप्रतिम है। मतलब उनका जो योगदान है, उनका काम जो है बहुत ही अलग है। पिछले दशकों में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए जिन्होंने हिंदी उपन्यास की दशा दिशा पर जो है निर्णायक प्रभाव डाला। मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा प्रभावित हुआ लोग उससे। इन उपन्यासों में हिंदी उपन्यास की जड़ता और सुस्ती तोड़ी। जड़ता मतलब जो हिंदी उपन्यास बहुत जड़ से जुड़ा होता था और जो सुस्त हुआ करता था उसको तोड़ने का काम किया। क्यों? क्योंकि ये कुछ नया तरीका से लिखने का काम किए और इतना सरल भाषा में लिखने का काम किए। देखिए, तथा कथा, भाषा और तकनीकी को एक जो है रचनात्मक स्फूर्ति मिली। स्फूर्ति का मतलब एक्टिव हो गया हिंदी के जो रचना है वो। उनके कथा साहित्य ने बिना किसी तरह की जो है वीर मुद्रा के जो है सामान्य निम्न मध्यम वर्ग के कुछ ऐसे पात्र दिए जिनमें अद्भुत जीवानुराग, ठीक है, संबंध बोधक और सौंदर्य चेतना है। अलग अलग तरह का इनका विशेषता देखने को मिलता है, किंतु यह सदा अस्वाभाविक, यत्न साध्य और हीरोइक, है ना, हीरोक्स से परे रहने, स्वाभाविक, निरायास और सामान्य रूप में कि जैसे वह परिवेश और वातावरण की जो है अविच्छिन्न अंग हो। ऐसा रचना करते थे कि लगता था कि हमारे परिवेश का ही चर्चा किया जा रहा है, हम जिस परिवेश में रहते हैं इसका ही इसमें दिखाया जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और बयान, कविता और कथा दोनों में जो है मामूली बातचीत की जो है मध्यम जो है लय और लहजे में शुरू ही नहीं खत्म भी होता है। मतलब सरल लहजा में इन्होंने लिखने का शुरुआत किया और खत्म भी सरल तरीका से ही करने का काम किया है। रोजमर्रे के सामान्य व्यवहारिक एक हद तक घिसे पीटे शब्दों में उसका जो है समूचा साहित्य लिखा गया है। मतलब रोजमर्रे में जो आप भाषा यूज करते हैं, रोज घिस पीट के जो बोलते हैं, उसी भाषा में इनका जितना भी रचना है हुआ है। आप पढ़ेंगे कविता तो पता चलेगा कि मतलब बहुत सरल भाषा में इन्होंने रचना किया है।
इतना सरल भाषा किसी का होता नहीं है। यानी कि आप खुद से भी पढ़िएगा तो आराम से सब समझ में आ जाएगा, किसी भी शब्द को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साक्षर या सामान्य शिक्षित किसी भी व्यक्ति को उनका साहित्य पढ़ते हुए कभी भी शब्दकोश देखने की जरूरत न पड़े। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी आपको नहीं देखना पड़ेगा कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा, उस शब्द का क्या अर्थ होगा। सरल शब्द में इसने लिखने का काम किया है। ऐसी भाषा है उनकी, पर उन्हीं शब्दों में एक अपूर्व चमक और जागती ताजगी चली आई है। बहुत सारे कवि कठिन कठिन शब्दों का उपयोग किए हैं ताकि समाज पर प्रभाव छोड़े कि देखो ये कितना जानता था, कितना महान आदमी था, कितना कठिन शब्द का प्रयोग किया है, इसको इतना आता था तब तो प्रयोग किया है। लेकिन ऐसा इनमें नहीं था, ये आसान भाषा में ही लिख करके देखिए इतना फेमस हो गए। ठीक है, और वे अपनी संपूर्ण है ना गरिमा में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। आसान भाषा में ही लिख करके उनको प्रतिष्ठा मिला, समझ सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल खूब पढ़े जाते हुए किंतु सबसे कम विवेचित लेखक हैं। पढ़े ये खूब जाते हैं लेकिन इसकी विवेचना बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसका विवेचना करने की जरूरत नहीं है। आप लाइन बाय लाइन समझते ही चले जाएंगे तो एक अलग से एक्स्ट्रा समझाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। दूसरे कवि क्या है, 5 लाइन में 25 लाइन की चीजों को लिख देते हैं, तो अलग से व्याख्या करना पड़ता है कि देखो इस 5 लाइन में इतना इतना सारा चीज दिखाया गया है। लेकिन इसका अगर 5 लाइन है तो उसमें 5 लाइन के बराबर ही बात है, तो इसका व्याख्या करने की, विवेचना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। निश्चय ही यह भी उनकी अद्वितीयता और मौलिकता का एक और सबूत है। अद्वितीयता का मतलब है कि ये इनका रचना सबसे अलग हुआ करता था, इस आधार पर भी हम कह सकते हैं। प्रकृति, पर्यावरण, समाज और समय से उनकी जो है संप्रकृति किसी विचारधारा, दर्शन या प्रतिज्ञा की मोहताज नहीं। कोई ऐसा भी रचना इनका नहीं कि किसी दूसरे के विचारधारा से, किसी प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ हो। सब इनके अपने कलम से निकलने का काम करता था। उनकी संप्रकृति पुराने महान कवियों, लेखकों सरीखी है। आज के समय में वे भारतीय साहित्य का अंग बन चुके हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। देखिए क्या है, अब हम पढ़ेंगे इस कविता के बारे में। जो पैराग्राफ है वो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि यहाँ उनके कविता संकलन जिसका नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये किताब का नाम है। इसमें सारे कविता ही लिखा गया है। किताब का नाम क्या है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। पूछेगा प्यारे नन्हे बेटे को कहाँ से लिया गया है, तो यहीं से लिया गया है। ठीक है, से एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वो इसी किताब से लिया गया है, यह आप जरूर याद रखें। कविता ऊपर है ना कही गई बातों का साक्ष्य पेश करती है। ऊपर क्या बात कहा गया है? ऊपर बात कहा गया है कि इनका कविता बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है, समझने में आपको किसी भी शब्द को उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी चीज का ये प्रमाण है। आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सही में ऊपर ऐसा ही बोला गया था। कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इस कविता में जो हीरो है, ठीक है, किसी न किसी के बारे में चर्चा होता है ना, तो इसमें एक व्यक्ति के बारे में चर्चा है। उस व्यक्ति का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन बताया गया कि वह भिलाई का रहने वाला था। छत्तीसगढ़ में एक जगह है भिलाई, वहीं का रहने वाला था। और भिलाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि वहां पर लोहा का खान है। किसका खान है? लोहा का खान। तो वहां पर लोहा का खान है, तो इसके घर के आसपास जहां तहां लोहा देखने को मिलता है, ढेर के ढेर लोहा। तो ये वाला सीन है, ये आप याद रखें। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए, अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे, ठीक है, कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है। ये जो व्यक्ति है भिलाई का रहने वाला, वो अपने छोटे से बेटे को कंधे पर बैठाया हुआ है और घर में प्रवेश कर रहा है, और अचानक अपने बेटी से पूछता है। क्या पूछता है? पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। क्या पूछता अपने बेटी से? बताओ कि घर में या फिर आसपास में कहाँ कहाँ लोहा है। तो ये सवाल अपने बेटी से पूछती है। उसका जो बेटा जो कंधा पर बैठा है, वो घर में पहुंचते हुए वो कहता है कि देखो मैं दादा से क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्योंकि कंधा पर बैठने के बाद क्या हो जाते हैं बच्चे, बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा इसमें दिखाया गया। लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। बिल्कुल सही बात है।
कदम कदम पर लोहा है। आपके घर में देखिए तो क्या क्या लोहा का बना हुआ है। गृहस्थी वाले जो किसान वगैरह है, उस किसान का सभी खुरपी कुदाली वगैरह सब लोहा का बना है। और दूसरी बात तो इनका घर लोहा के खान के बगल में है, तो आसपास लोहा का बड़ा बड़ा ढेरी देखने को इनको मिलता है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक दुर्भेद्य प्रतीकार्थता ग्रहण कर लेता है। आगे चलकर कविता में ये लोहा प्रतीक बन जाता है, मजबूती का प्रतीक। किसका प्रतीक? मजबूती का प्रतीक बन जाता है। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे मजबूती का प्रतीक इस लोहा को दिखाया गया है। ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ है। लोहा भले ही ठोस है, लेकिन वो हमारे जिंदगी में क्या है? घुला मिला है। अगर आप अपने जिंदगी से लोहा हटा दे तो आप लंगड़ा हो जाएंगे। नहीं समझ रहा है? तुम देखो हटा के लोहा, साइकिल हट जाएगा तुम्हारा, मोटरसाइकिल हट जाएगा तुम्हारा, घर का एकदम घर गिर ही जाएगा तुम्हारा, लोहा निकालोगे उसमें से तो। और क्या क्या हो जाएगा सोच रहा है कि नहीं? तो तुम एकदम बर्बाद हो जाएगा अगर लोहा जिंदगी से निकाल दिया तो। लोहा कठोर होते हुए तुम्हारे जिंदगी में घुला मिला है कि नहीं? तो ये चीजें हैं और प्रवाहित हैं और धारा की तरह बह रहा है। वह हमारा आधार है। लोहा क्या है? आधार है। अगर लोहा ना हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लाइन पढ़िएगा तो आराम से आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल ही आसान भाषा में बताया गया इस कविता के अंदर क्या है। अब समझना शुरू कर दीजिए। प्यारे नन्हे बेटे को, क्वेश्चन यहाँ से ही कविता शुरू हो जाता है। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा। बेटे, छोटे बेटे को कंधे पर क्या है? बैठाए हुआ है। मैं दादा से बड़ा हो गया। वो बच्चा क्या कह रहा है? जब उसको कंधा पर बैठाया हुआ है तो क्या कहता है कि मैं दादा से बड़ा हो गया। सुनना यह, ठीक है, वो सबको सुना रहे हैं यह बात। प्यारी बिटिया से पूछूंगा। वो सोच रहे हैं कि अपने बेटी से क्या करूंगा मैं? पूछूंगा। पूछूंगा मतलब अभी पूछे नहीं है, वो पूछने का सोच रहे हैं कि हम अपने बेटी से क्या करेंगे? पूछेंगे। क्या पूछेंगे? बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है ना? तो वो सोचते हैं कि हमारी बेटी जवाब देगी। क्या क्या जवाब देगी? कहेगी कि चिमटा में लोहा है। इसके बाद करकुल, करकुल पता नहीं कि करचुल को कहा जाता है, उसमें लोहा है। सिगड़ी में लोहा है। सिगड़ी जानते हैं? सिकड़ी जिसे कहते हैं, करी, झिंझिर जो कहता है, तो उसमें लोहा है। इसके बाद है समसी। समसी भी कुछ औजार होता होगा, लोहा का बनता होगा, तो उसमें लोहा है। दरवाजे की सांकल, समझ लो दरवाजा में क्या लगा होता है लोहा का, तो जो भी समझ लो तुम, उसमें लोहा है। कब्जे में लोहा है। कब्जा जो दरवाजा का बना होता है। कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ। खिला जो है ना, पहले के समय में आप देखेंगे गोल गोल टाइप का, जो राजा महाराजा का गेट पुराना जमाना का देखेंगे तो उसमें गोल गोल जो है ना किल लोहा का किल घोपा रहता था, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो वो मान लो कि जो लोहा के गेटों में जो किला ठोका गया है उसकी बात करी जा रही है। तो वो भी क्या है? लोहा का बना हुआ है। और कहाँ धंसा हुआ? वह बोलेगी झटपट। ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे ही हम सवाल पूछेंगे तो झटपट से बताएगी कि यहाँ यहाँ क्या है? लोहा है। रुक कर वह फिर याद करेगी, है ना? वो सोच रहे हैं कि फिर वो रुक जाएगी, फिर याद करेगी कि एक तार लोहे का लंबा, है ना, लकड़ी के 2 खंभे पर तना बंधा हुआ। बाहर में लोग कपड़ा उपड़ा टांगने के लिए नहीं बना देते, दो खंभा काट देते हैं, लोहा का तार यहाँ से वहां दौड़ा देते हैं, उसमें क्या कपड़ा उपड़ा सुखाते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हमारी बेटी वो भी बता देगी कि देखिए वहां पर भी क्या है? लोहा है। सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, ठीक है। अरे कपड़ा सूखता है तो मतलब कपड़ा सूखता है, बात खत्म है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं कि ऐसा जवाब मेरी बेटी क्या करेगी? देगी। फिर एक सेफ्टी पिन भी लोहा का बना होता है, तो वो कहेगी कि देखिए सेफ्टी पिन में भी क्या है? लोहा है। साइकिल, पूरी साइकिल ही क्या है? लोहा है। वो ये सब जवाब देगी, ऐसा ये सोच रहे हैं, है ना। आस पास वह ध्यान करेगी, सोचेगी। आसपास फिर से ध्यान करेगी और सोचेगी, और क्या करेगी? तो दुबली पतली पर हरकत में तेजी की। वो कह रहे कि जो मेरी बेटी है दुबली पतली है लेकिन हरकत में तेजी है। मोटी सब तो ऐसे ही क्या हो जाती है, मतलब सुस्त हो जाती है। तो दुबली पतली लोग ही क्या होती है? फुर्तीली होती है। तो वो बोल भी रही है कि दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। वो बोल रहे कि मेरी बेटी जो है दुबली पतली है लेकिन
फुर्तीली है तो झटपट जान जाएगी, जल्दी जल्दी बता देगी कि कहाँ कहाँ क्या है आसपास में लोहा है। मैं याद दिलाऊंगा, जब उसका सारा खत्म हो जाएगा कि कहाँ कहाँ लोहा है बताना, तो मैं क्या करूंगा, उसे याद दिलाऊंगा। मैं मतलब उसके पिता। तो एग्जाम में पूछेगा कि पिता ने किस किस लोहा का उदाहरण दिया था, तो ध्यान रखिएगा। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे कि जो है सिखलाऊंगा बिटिया को। पिता क्या करेंगे, बेटिया को सिखाएगी, ये भी ध्यान रखना है। माँ आगे चलकर आपको पता चलेगा कि माँ क्या करने वाली है, ठीक है। क्या सिखाएगी, सिखलाएंगे वो, तो फावड़ा, कुल्हाड़ी, सॉरी कुदाली, फावड़ा, कुदाली और ये टंगिया, ठीक है, बसुला, खुरपी, पास रखी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली, घंटी जो होता है उसमें गोली होता है अंदर में, तो वो भी क्या होगा, लोहा का होगा। इतना सारा चीज बताएंगे उनके पिता के, देखो यहाँ भी क्या है, लोहा है। इसके बाद पत्नी याद दिलाएगी, पत्नी सिखाएगी नहीं, क्या करेगी, याद दिलाएगी। तो एग्जाम में पूछेगा कि पिता ने किस किस लोहा का उदाहरण देकर के समझाया, तो आप ऊपर वाला सारा याद रखेंगे। और उन्होंने सिखलाने का काम किया है पिता ने, लेकिन पत्नी क्या कर रही है, याद दिला रही है। जैसे क्या करेगी, वो याद दिलाएगी, समझाएगी बिटिया को, वो सिखाएगी नहीं, क्या करेगी, समझाएगी। तो क्या समझाएगी, देखिए, वो समझाएगी कि बाल्टी, सामने कुएं में लगे लोहे की घिरनी, घिरनी होता है ना। इसके बाद छते की कारी डंडी और घमेला, घमेला भी कोई चीज होता होगा, लोहा का बनता होगा। हंसिया, चाकू और भिलाई बला डीला, भिलाई बला डीला, जगह जगह लोहे के टीले। भिलाई जो है ना, वो जगह का नाम है जहाँ पर लोहा का खान है, तो जगह जगह पर लोहा का टीला, लोहा का जो ढेरी है वो देखने को मिलता है। तो उसका भी उदाहरण दे देगी माँ कि देखो वो जो बड़ा बड़ा टीला बना वो भी लोहा का ही है। तो इतना जानकारी माँ देगी लोहा के बारे में, तो माँ समझाएगी, जबकि पिता क्या करेंगे, सिखाएंगे। अब ये माँ पिता सिखाने के बाद अब जो है ना, लोहा को उदाहरण बनाया जा रहा है, प्रतीक यानी कि चिन्ह बनाया जा रहा है। किसका प्रतीक है लोहा, तो मजबूती का प्रतीक है। किसका प्रतीक, मजबूती का प्रतीक। कैसे मजबूती का प्रतीक है वो देखिए, इस तरह घर भर, क्या, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। वो सोच रहे हैं, अभी सोच ही रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, मेरी बेटी ये उदाहरण देगी, मैं उसको ये समझाऊंगा, उसकी माँ ये समझाएगी, और इस तरह हम लोग खोजेंगे कि कहाँ कहाँ घर में क्या है, लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। यानी कि कौन आदमी जो मेहनत करता है, वो सारे के सारे आदमी क्या है, लोहा है, ठीक है। और खास करके उस मेहनत करने वाले लोगों के बारे में बात किया गया है जो भिलाई के लोहा खानों में काम करते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे आदमी क्या है, लोहा है। तो कौन आदमी लोहा है, तो मेहनत कश आदमी क्या है, लोहा है, जो मेहनत करते हैं। आगे क्या है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। तो समझ लीजिए, आपको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, ये काम वो काम, तो समझ लीजिए आप क्या है, लोहा है। समझ आ रहा है, ऐसा ही इसमें बताया गया है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा होकर, है ना, लड़की का हो, हाँ लड़की है बेवकूफ, ऊंचा होकर लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। तो जितने भी आदमी मेहनत कश है, जो मेहनत करता है, वो सारे क्या है, लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। जो भी महिलाएं बोझ उठाती है, दबी कुचली है, वो सारी की सारी महिलाएं क्या है, लोहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका क्वेश्चन इतना इतना आसान है ना कि आप खुद पढ़िएगा तो आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है, बताओ। हाँ, लोहा कहाँ कहाँ है पूछा गया है। चैप्टर आसान है तो इसका क्वेश्चन भी आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आप नोटबुक से देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। इसके बाद जो है देखो, वही पूछा कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, कभी देखेंगे कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है बिटिया।